नमस्कार, मैं मिलन सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हम बात करेंगे ककातिया वंश की, जो कि छत्तीसगढ़ में था। मेरे ख्याल से आप जानते ही होंगे कि पूर्वांचल आईएएस में हम आपको पूरा का पूरा जो छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा का कोर्स है, सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें कि छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन विशिष्ट रूप से है। आपको करना कुछ नहीं है, गूगल प्ले स्टोर से पूर्वांचल आईएएस का ऐप आता है, वो डाउनलोड कर लेना है और अपने हिसाब से कोर्सेज को चुन लेना है। छत्तीसगढ़ की आप तैयारी कर रहे हैं तो सीजीपीएससी ले लीजिए, वरना उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि यूपीएससी हो गया, उत्तर प्रदेश पीएससी है, मध्य प्रदेश पीएससी है। एनसीईआरटी की जो बुक्स है उन पे अलग अलग विषयों पे हमारे पास कोर्स मौजूद है। इसके अलावा भी बहुत सारे विषय यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिनके कोर्सेज हमारे पास उपलब्ध है। तो आप एक बार ऐप में जाकर जरूर देखिए, घर बैठे इसका लाभ उठाइए। अब देखिए, जब हम बात करते हैं ककातिया वंश की, तो मैंने इससे पहले 2 भाग में क्षेत्रीय जो राजवंश थे छत्तीसगढ़ के, उनको कवर किया है और उसमें से एक राजवंश या ककातिया थे, जिनको मैं अलग से कवर कर रही हूँ। उसकी कुछ वजह है। तो देखिए, ककातिया जो है वो वैसे तो वारंगल के जगह से बिलोंग करते हैं, या फिर कहना चाहिए वारंगल क्षेत्र में ये रहा करते थे, तेलंगाना वारंगल। उसमें से उनके एक राजा रहे हैं अनमदेव, जिन्होंने यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया बस्तर में, और इस तरह से ये छत्तीसगढ़ में आ गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में इन्होंने शासन शुरू किया। माना ये जाता है कि ये प्रताप रुद्रदेव जो थे वो पहले व्यक्ति थे इस ककातिया वंश के, और वो ककातिया देवी, जिसको हम दुर्गा देवी मानते हैं, उनके भक्त थे। तो अब आ जाते हैं और बात करते हैं अनमदेव के बारे में। जब मैं इससे पहले क्षेत्रीय राजवंश आपको पढ़ा रही थी, तो जब मैंने आपको छिंदक नाग वंश पढ़ाया था, तो वहां पर हमने देखा था कि छिंदक नाग वंश के जो अंतिम शासक थे हरिश्चंद्र, उनको अनमदेव ने हरा दिया था, पराजित कर दिया था, और उसके बाद इन्होंने अपनी ककातिया राजवंश की जो है स्थापना कर दी थी चित्रकूट बस्तर में। और एक जगह है मंधोता, जिसको इन्होंने अपनी राजधानी बना दिया, और इन्हीं ने दंतेश्वरी देवी का जो मंदिर है दंतेवाड़ा में, उसका निर्माण कराया। उसके बाद भैरव देव आए। भैरव देव की बात करें तो इनकी पत्नी थी मिधावती, जो कि माना जाता है शिकार में बहुत निपुण थी, और इन्हीं की स्मृति में मेघा साड़ी जो आती है वो प्रचलित है बस्तर के क्षेत्र में। पुरुषोत्तम देव बहुत ही जरूरी हैं। जरूरी इसलिए क्योंकि इन्होंने पहले तो राजधानी का जो स्थानांतरण कर दिया मधानता से बस्तर। तो अब जो राजधानी बन गई वो ककातिया की, वो कौन सी बन गई? बस्तर। ये जो है ना, ये तीर्थ यात्रा पे जगन्नाथपुरी गए, उड़ीसा में, उत्कल जो उस समय जाना जाता था, और वहां के राजा ने इनका स्वागत किया बहुत अच्छे से। रथ यात्रा वगैरह ये देखने के लिए गए थे। जब ये वहां से लौट रहे थे तो वहां के जो राजा थे उन्होंने इन्हें 16 पहियों का रथ दिया और एक उपाधि दी रथपति की। ठीक है, तो रथपति की उपाधि किसे मिली? पुरुषोत्तम देव को मिली, और वो जो पुरी के राजा थे उन्होंने दी। जब ये वहां से लौट आए तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बस्तर में भी रथ यात्रा शुरू कर दी, और आज तक वो रथ यात्रा मनाई जाती है। लेकिन जो बस्तर की रथ यात्रा है वो गोंचा लोक उत्सव के नाम से जानी जाती है। रथ यात्रा तो नहीं कहते, पर उन्हें गोंचा लोक उत्सव कहते हैं, और ये आज भी मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। फिर आए प्रताप राजदेव। तो देखिए, ये बहुत ही प्रतापी राजा थे। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जब यहाँ पर थे तो इस दौरान पे गोलकोंडा के जो शासक थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह, उनकी सेना ने हमला किया था, जिसको प्रताप राजदेव ने पराजित कर दिया था। ठीक है, तो बस्तर की सेना से जो गोलकोंडा के शासक थे उनकी सेना हार गई। फिर वीर सिंह देव आए। ये धार्मिक किस्म के थे और इन्होंने रायपुर का किला बनवाया। ठीक है, रायपुर का किला वीर सिंह देव ने बनवाया है, जो कि ककातिया वंश के शासक थे। उसके बाद है ये चंदेल मामा। इनके बारे में जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि दरअसल वीर सिंह देव के बाद राजपाल देव ने शासन को संभाला। इनकी 2 पत्नियां थी, जिसमें से एक पत्नी थी रानी चंदेलिन, जिनसे कि 2 पुत्र थे, एक दलपत देव और दूसरे प्रताप सिंह। अब हुआ ये कि इनकी मौत कुछ जल्दी हो गई। जब इनकी मौत हुई तो रानी चंदेलिन के भाई ने क्या किया? कब्जा कर लिया और खुद राजा बन गया। क्योंकि उस समय पे ये बच्चे छोटे थे और रानी चंदेलिन ने वो कुछ कर नहीं पाई, तो उनके जो भाई थे उन्होंने शासन खुद करना ही शुरू कर दिया। उसके बाद इतने दौरान में जब वो शासन कर रहे थे तो उसमें से उनका ये जो एक भांजा था, ये बड़ा हुआ, दलपत देव, बड़े तो दोनों ही हुए, लेकिन ये जो एक भांजे थे ये बड़े हुए, और इन्होंने क्या किया? रक्षाबंधन पर्व के दिन अपने मामा का हत्या कर दिया।
कत्ल कर दिया और वो खुद उसके बाद शासक बन गए। यहाँ देखिए दलपत देव शासक बन गए। ये भी बहुत अच्छे शासक थे। देखिए इनके दौरान जो भोसले लोग थे उनके आक्रमण शुरू हो गए थे। मराठा जो थे भोसले, उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया था। हालांकि इन्होंने भोसले के आक्रमण से हमेशा जीत हासिल की थी, लेकिन फिर भी एक भय बना हुआ था कि पता नहीं वो कब आक्रमण कर देंगे, और उस वजह से इन्होंने क्या किया, राजधानी का स्थानांतरण फिर से कर दिया। तो जो राजधानी बस्तर हो गई थी पुरुषोत्तम देव के समय, वो अब हो गई कहाँ, जगदलपुर में। तो दलपत देव ने स्थानांतरण करके राजधानी जगदलपुर को बना दिया। अब ये अजमेर सिंह देखिए, ये थोड़ा जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि अजमेर सिंह के समय हलबा जनजाति का जो है क्रांति हुआ था। मैं आपको जनजातियों की क्रांति अलग से पढ़ाऊंगी एक वीडियो में, लेकिन यहाँ पर जानना जरूरी ये है कि अजमेर सिंह और उनके सौतेले भाई थे दरियादेव, इन दोनों के बीच में ना उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ था। वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही थी कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। अब उसमें क्या हुआ, अजमेर सिंह बन गए। हलबा जो जनजाति थी वो अजमेर सिंह को बहुत पसंद करती थी, उनके नेतृत्व को बहुत पसंद करती थी, और अजमेर सिंह बन गए। लेकिन जब ये अजमेर सिंह राजा बन गए तो दरियादेव ने क्या किया, जाके हाथ मिला लिया जयपुर के राजा से और मराठा लोगों से कि तुम अजमेर सिंह को हराओ मेरे साथ मिलकर और मैं तुम्हारी बात मानूंगा। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अजमेर सिंह को हरा दिया और ये बन गया शासक। लेकिन जब ये शासक बन गया तो हलबा जनजाति के जो लोग थे उस जगह के, उन्होंने इसको शासक के रूप में स्वीकार किया ही नहीं, और अजमेर सिंह के नेतृत्व में फिर इन्होंने क्या किया, चालू किया क्रांति, जिसे हम हलबा क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जब ये क्रांति शुरू हुई तो फिर से जयपुर के जो राजा थे और जो मराठा लोग थे उन्होंने दरियादेव का साथ दिया। और उस समय दरियादेव ने क्या किया, दरियादेव ने जब ये इन लोग साथ में लड़ रहे थे तो उस लड़ाई में जब ये हलबा की क्रांति हुई, अजमेर सिंह की मौत हो गई और जो हलबा जनजाति के लोग थे वो भी बुरी तरह से घायल हो गए, बहुत मर भी गए। तो इस तरह से वो क्रांति तो खत्म हो गई, अजमेर सिंह भी, उनकी जान चली गई और ये दरियादेव जो है ये राजा बन गए। इन्होंने इस समय पे एक कोटपाड़ की संधि जो है वो साइन करी 6 अप्रैल को 1778 में। किसके साथ, मराठा लोगों के साथ साइन किया। जयपुर वाले शासक भी इसमें थे क्योंकि उन्होंने मदद की थी ना इस पूरे झगड़े में। तो इस संधि के हिसाब से क्या था, इस संधि के हिसाब से दरियादेव ने मराठा शासकों का वर्चस्व स्वीकार कर लिया था। कहने का मतलब है वो मराठा के अधीन हो गए, और इसीलिए हम कहते हैं कि यहां पर से जब दरियादेव का शासन शुरू हुआ तो यहां से जो बस्तर था उसके जो शासक थे वो मराठा के अधीन आ गए, मराठा शासन के तहत ये लोग राजा बनने लगे। अब ये दरियादेव के समय पे ये भोपालपट्टनम की जो है ना क्रांति हुई थी या संघर्ष हुआ था, रिवोल्ट, स्ट्रगल, आप जो भी बोल ले। मैं आपको स्ट्रगल अलग से भी पढ़ाऊंगी, लेकिन यहां से हम देखेंगे तो बहुत सारे स्ट्रगल भी चालू हो गए थे। उसके बाद देखिए ये अंगाल मराठा शासन के तहत एंग्लो मराठा जिसे हम कहते हैं, देखिए ब्रिटिशर्स और मराठा के बीच में इस समय पे टनाटनी चल रही थी और उनमें बहुत सारी झगड़े लड़ाई चल रहे थे। 4 इन लोगों के बीच में वॉर हुई थी, आपको पता होगा भारतीय इतिहास की हम बात करें तो, और उसका असर छत्तीसगढ़ पे भी पड़ रहा था। ठीक है, क्योंकि हम मराठा के अधीनस्थ हो चुके थे। अब उसमें आए महिपाल। तो ये जो महिपाल थे इनको हम पहला एंग्लो मराठा शासक मानते हैं कि जब एंग्लो मराठा शासन के तहत बस्तर था तो जो पहले शासक बने वो कौन है, महिपाल देव। इनके नेतृत्व में परालकोट का विद्रोह हुआ। देखिए इस दौरान इतने विद्रोह इसलिए हो रहे थे कि ये जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो पॉलिसी थी, उनका जो सिस्टम था, ये बहुत ही मतलब दबाने वाला था। बहुत ज्यादा पैसे ये मांग रहे थे कर के रूप में, और जंगलों में जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि हमारी जो जनजातियां है वो जंगलों में रहकर खुद का गुजारा करती थी। इन्होंने जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया, जंगल में जाने की इजाजत नहीं थी। तो इस तरह से जो हमारे जनजाति थी, जो लोग थे, उन पर बहुत दबाव पड़ने लगा था और इसी दबाव की वजह से बहुत विद्रोह होने लगा और बस्तर के क्षेत्र में बहुत सारा विद्रोह हुआ। और उसमें से एक था ये परालकोट जो कि महिपाल देव के समय हुआ। उसके बाद आए भूपल देव, इनके समय में बहुत सारा विद्रोह हुआ जिसमें से एक है तारापुर विद्रोह, जिसका जो नेतृत्व है इनके खुद के छोटे भाई दलगंजन सिंह ने किया। ये भी मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगी, सारे विद्रोह अलग से हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक मेरिया विद्रोह हुआ। ये मेरिया विद्रोह दरअसल क्या था कि भूपाल देव के समय दंतेवाड़ा की तरफ ना मानव बलि का चलन था, मतलब मानव की बलि दी जाती थी दंतेश्वरी मंदिर में। तो उसकी वजह से ये जो खबर जब ब्रिटिशर्स की तरफ पहुंची तो उन्होंने क्या है, इसके अगेंस्ट में कुछ किया। तो जब वो उन्होंने इसके अगेंस्ट में कुछ किया
तो ये जो जनजाति थी, यहाँ के जो लोग थे, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और उसकी वजह से इन लोगों ने क्या किया, ये जो मेरिया विद्रोह है वो किया। हालांकि इसे दबा दिया गया था, लेकिन ये विद्रोह जो है भूपाल देव के समय पे हुआ। उसके बाद बात करते हैं तो आए भैरम देव। ये भैरम देव के समय पे क्या हुआ, एक चार्ल्स सी एलियट थे जो छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर थे उस समय पे। ये छत्तीसगढ़ बस्तर आने की कोशिश की और आए, कहना चाहिए ये पहले यूरोपियन है जो आए। और भूपाल देव के समय पे बहुत सारे भी और जो रिवोल्ट्स हैं वो हुए, जिसमें से एक है लिंगागिरी का विद्रोह, मुरिया का विद्रोह, कोई विद्रोह। ये सारा जो हुआ है वो भैरम देव के समय पे हुआ है। उसके बाद रुद्र प्रताप देव आए। तो ये जो रुद्र प्रताप देव हैं, इन्होंने जगदलपुर को सिटी ऑफ स्क्वायर्स बनाया, मतलब वहां पे बहुत सारे जो चौक है, स्क्वायर्स हैं, इस तरह की चीजें मिलने लगी। उन्होंने इस तरह से उस शहर को बसाया कि वो शहर जो है सिटी ऑफ स्क्वायर्स कहलाने लगा। इनके शासनकाल के दौरान ना एक प्रथा थी जो बहुत चलन में थी, उसे गिती पोनी बोलते हैं। बहुत अजीब सी ये प्रथा थी, इसमें महिलाओं को बेचा जाता था। कुछ ऐसी वर्ग की महिलाएं थी जिनका बेचना खरीदना ये चलता था। तो ये इनके शासनकाल के समय चलता था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अंग्रेजों को मदद की थी यूरोपियन युद्ध के समय पे, जब अंग्रेज लोग यूरोपियों में लड़ रहे थे तो ये रुद्र प्रताप देव ने उनकी मदद की थी और इसीलिए इनको अंग्रेजों की तरफ से उपाधि मिली थी जेरूसलम के संत के नाम से, सेंट ऑफ जेरूसलम। तो ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है कि किसको जेरूसलम के संत की उपाधि दी गई है, तो वो है आपके ककातिया वंश के रुद्र प्रताप देव। इनके समय पे भी एक विद्रोह हुआ जो कि है भूमकाल विद्रोह। तो ये आप सारा पढ़ना है आपको, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी एक वंश रहा है। उसके बाद आई है प्रफुल्ल कुमारी देवी। ये याद रखिए कि प्रफुल्ल कुमारी देवी एकमात्र महिला शासक थी छत्तीसगढ़ की राज्य में। इनकी मृत्यु 1936 में हुई। इसके बाद आए प्रवीर चंद्र, जो कि इनके बेटे थे। और प्रवीर चंद्र के समय ही ये हमें आजादी भी मिली, जब ये राजा थे ही, और उस समय फिर पूरे नए राज्य बने, प्रधानमंत्री बने हमारे कंट्री के, और उसके बाद यहाँ पे आपके चीफ मिनिस्टर बने राज्य के। तो उस समय ये सब जब हुआ तब यही राजा थे, और इनके नाम से छत्तीसगढ़ सरकार जो है अवार्ड देती है, किसका, तीरंदाजी का। तो तीरंदाजी का जो अवार्ड मिलता है वो प्रवीर चंद्र भंजदेव के नाम से मिलता है। तो इतना जो भी कुछ था हमने पढ़ा, ये ककातिया वंश के बारे में है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी मैं आपको छत्तीसगढ़ का पूरा प्राचीन इतिहास पढ़ा चुकी हूँ। इसके क्षेत्रीय राजवंश हमने 2 भागों में देखा है। कलचुरी भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये ककातिया है। और आपको मैं फिर से बता रही हूँ, पूर्वांचल आईएएस में जाकर आप अपने हिसाब से बिल्कुल कोर्स सेलेक्ट कीजिए, घर बैठे ये लाभ उठाइए और सफलता हासिल कीजिए।